स्वागत दोस्तों आप सभी का 31 मार्च 2025 की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद है। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, अमित शाह के दौरे के बीच बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है। बताएंगे कैसे बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दोस्तों इसी के साथ में चिराग पासवान एनडीए गठबंधन की बैठक से नदारद नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में उन्होंने दिया है एक ऐसा बयान जिससे बीजेपी और पूरे आरएसएस के लोगों को लगने वाली है मिर्ची। दोस्तों इसी के साथ में आखिर अमित शाह के साथ मंच पर खड़े होकर नीतीश कुमार ने क्या की है ऐसी हरकत दोस्तों जिससे सबकी जमकर किरकिरी होने लगी है। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी के ही दिग्गज नेता ने भाजपा पर ही खनन के लगाए हैं गंभीर आरोप। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के लोग विकल्प की ओर देख रहे हैं और बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे परिवर्तन और परिवर्तन से ही होगा देश का भला। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के कैंपेन लॉन्च करने के बाद से एनडीए गठबंधन के लोग जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर थे। दोस्तों एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आपस में अनबन चल रही है। इस बीच अचानक से अमित शाह का बिहार का 2 दिनों का दौरा होता है। दोस्तों शनिवार की शाम को अमित शाह जैसे ही पटना पहुंचते हैं वैसे ही रात तक खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के छात्रों ने चुनाव में शिकस्त दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि 2022 में जनता दल यूनाइटेड ने पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन में 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। दोस्तों तब भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी को 1 पोस्ट मिला था, यानी दोनों ने मिलाकर 5 सीटें जीत ली थी। इसके बाद स्वीप करने के बाद जेडीयू के लोग कह रहे थे कि युवाओं में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी फेमस है, इसीलिए जनता ने इन्हें चुना है, लोग भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के लोग जमकर खुश हो रहे थे। लेकिन अब बिहार के चुनाव के लिए मात्र 6 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है। दोस्तों उससे पहले पटना के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के अंदर रिजल्ट सामने आ गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 5 सीटों पर इलेक्शन करवाए गए थे, हजारों छात्रों ने इसमें वोट डाला था। दोस्तों इसके बाद अब नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जो नतीजे आए हैं वो एकदम चौंकाने वाले हैं। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान कर रही थी। वो चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में वोट डिवाइड ना हो, दोनों एकजुट होकर पटना यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़े ताकि एनडीए गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा पोस्ट पर जीत मिले और मैसेज क्लियर जाए कि एनडीए गठबंधन के पक्ष में बिहार में हवा है। दोस्तों लेकिन मामला एकदम उलट पड़ गया है। आपको बता दें कि जिस दिन अमित शाह बिहार के दौरे पर आए थे उस दिन रात में ऐलान किया गया कि 5 सीटों में से 2 सीटें निर्दलीय लोगों ने जीती है, 2 ही सीटें एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी ने जीती है और बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली है। एबीवीपी का 1 कैंडिडेट केवल चुनाव जीता है। दोस्तों कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी और निर्दलियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की पूरे पटना यूनिवर्सिटी के अंदर बुरी तरीके से बैंड बजा दी है। दोस्तों इसी से पता चलता है कि बिहार के लोग कांग्रेस पार्टी में एक वैकल्पिक राजनीति देखती है, यानी नए तरीके की पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देखती है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव लड़ी थी और राष्ट्रीय जनता दल ने भी सारी सीटों पर खुद के उम्मीदवार उतारे थे, यानी विपक्ष के वोट डिवाइड हुए थे। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के वोट एकजुट रहे, क्योंकि जेडीयू चुनाव नहीं लड़ी। इसके बावजूद इस तरीके के नतीजे सामने आए हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को केवल सीट मिला है। दोस्तों बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली मृणालिनी ने 3524 वोट प्राप्त करके चुनाव जीता है। दोस्तों एनएसयूआई के कैंडिडेट को लगभग 400 वोटों के अंतर से उन्होंने शिकस्त दी है, जबकि निर्दलीय के तौर पर धीरज कुमार चुनाव जीते हैं। दोस्तों जो इंडिपेंडेंट तौर पर मैदान में उतरे थे, और एक और इंडिपेंडेंट सालोनी राज चुनाव जीती है। दोस्तों कुल मिलाकर एक बागी है जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी ने लगभग 3 सीटें जीती है, ऐसा कह सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरी के पोस्ट पर चुनाव जीता है। दोस्तों एक एबीवीपी को सीट मिली है, भाजपा को मिली है, 2 कांग्रेस पार्टी को, 2 इंडिपेंडेंट को मिली है। तो कुल मिलाकर यह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के छाया में राजनीति करने वाली बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त वापसी हुई है। और अगर आप भी मानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां से एक बड़ा मैसेज, क्लियर कट मैसेज और कॉन्फिडेंस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जाने वाला है। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी भी अब बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 7 अप्रैल को एक बार फिर से बिहार का दौरा करेंगे। इस साल बिहार में राहुल गांधी का यह तीसरा दौरा है। दोस्तों राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन और हर घर कांग्रेस पार्टी का झंडा अभियान की शुरुआत करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी 18 जनवरी 2025 को भी बिहार के दौरे पर पहुंचे थे। दोस्तों कुल मिलाकर उनका पूरा फोकस बिहार की ओर है। दोस्तों ऐसे में नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए गठबंधन की एक अहम बैठक हुई है। इसमें घटक दल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ में 2 पार्टियां और मौजूद थी। दोस्तों लेकिन जो एक सबसे बड़ी खबर है वो ये कि चिराग पासवान इस बैठक से नजर आए हैं। दोस्तों चिराग पासवान की गैर मौजूदगी कई सारे सवालों को जन्म देती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की अहम बैठक के दौरान अमित शाह को बंद लिफाफे में वे सारी सीटें बता दी गई है जिस पर पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपना लिस्ट जारी कर दिया। दोस्तों कुल मिलाकर अमित शाह को लिस्ट देने का मतलब, पहले जो नीतीश कुमार खुद तय करते थे कि बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो बात एकदम पलट गई है और अब नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है। दोस्तों अमित शाह को भेजने का मतलब यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी को यह एहसास दिलाना कि आपसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आपकी क्या राय है दोस्तों? अचानक से अमित शाह से मुलाकात होना और नीतीश कुमार के आवास पर एक बड़े दिग्गज नेता चिराग पासवान की गैर मौजूदगी
मौजूदगी क्या ये संकेत दे रही है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर चिराग पासवान एनडीए की बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन जब चिराग पासवान से मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को नमाज पढ़ने से रोके या फिर मीट की दुकान जाने से रोके। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है, हम ऐसे किसी भी नॉनसेंस का समर्थन नहीं करते हैं। दोस्तों यानी जिस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा दी जा रही है, चिराग पासवान ने उसी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के बाइट लेने के लिए पहुंचे मीडिया वालों को जब करारा जवाब मिला तो मीडिया वालों में जो गोदी मीडिया वाले हैं दोस्तों, चिराग पासवान के इस इंटरव्यू को दिखाई नहीं रहे, क्योंकि चिराग पासवान ने सच्चाई बोलते हुए मुस्लिम विरोधी मानसिकता के खिलाफ जोरदार बयान दिया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में कई सारे ऐसे नेता हैं जो सच्चाई बोलते हैं, लेकिन भाजपा के दबाव में शायद उनको सच्चाई बोलने में आजकल दिक्कतें आ रही है। साथ साथ आरजेडी ने सार्वजनिक समारोह में महिला के कंधे पर हाथ रखने पर नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की है। दोस्तों नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि बुढ़ापे की वजह से आजकल ऐसी हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने एक सार्वजनिक समारोह के दौरान महिला के कंधे पर हाथ रखने पर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। दोस्तों विपक्षी पार्टी ने शहर के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दोनों नेताओं ने 800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले केंद्रीय और राज्य परियोजना की शुरुआत की है। दोस्तों शाह ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की योजना के लाभार्थी को डमी चेक भी दिए हैं। ऐसे ही एक लाभार्थी एक ग्रामीण महिला यह नहीं समझ पाई है कि शाह उनसे एक तस्वीर के लिए कैमरे के सामने देखने को कह रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस महिला के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसका रुख पत्रकारों और छायाकारों की ओर कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार के द्वारा की गई इस हरकत की जमकर आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि जब मंच पर किरकिरी होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के हाथ में हाथ मारकर उनसे मामले को शांत कराने की मांग करने लगे। दोस्तों यानी नीतीश कुमार फिर से खो गए थे कि आखिर क्या चल रहा है। ऐसा लगता है दोस्तों कि नीतीश कुमार उम्र के उस दराज पर है जहां पर अब उन्हें इस तरीके के हालात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के लोग नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो समीकरण जो जेडीयू बीजेपी का है वही रहना चाहिए और नीतीश कुमार का चेहरा रहना चाहिए। लेकिन सबको पता है कि नीतीश कुमार को शिंदे बनाने में ज्यादा टाइम बीजेपी को लगेगा नहीं। दोस्तों आपको जो भी लगता है लिखकर जोताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ मोदी सरकार क्या वक्त संशोधन विधेयक लाने से डर गई है? दोस्तों संजय सिंह ने एक बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि अगर वक्त का कानून बिल लेकर आती है नरेंद्र मोदी सरकार तो ये बिल पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान इसका विरोध करेंगे। दोस्तों चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के बयान से कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, हालांकि नीतीश कुमार ने कोई खास टिप्पणी की नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों संजय सिंह के इस दावे पर साथ साथ उत्तराखंड के सरकार में पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से जुड़े मामले के बाद एक बार फिर से बीजेपी उत्तराखंड में फंस गई है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सरकार पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा उठाए जा रहे सवालों के घेरे में आ गए हैं। उन्होंने अवैध खनन का मुद्दा उठाया है दोस्तों, और बीजेपी के सांसद ने गुरुवार को संसद में कहा था कि उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से खनन ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों यानी उत्तराखंड के अंदर जमकर खनन चल रहा है और आप लोग जानते हैं कि खनन चल रहा होगा तो कौन सी सरकार को फायदा मिल रहा होगा और सरकार के रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा होगा। साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड में उठे इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के लोगों ने दिया नहीं है, लेकिन गुटबाजी और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जो भी लगता है लिखकर जुटा किसी के साथ में एक आंकड़े है जिससे पता चलता है कि अडानी देश में लोगों को नौकरी नहीं दे रहा दोस्तों, बल्कि बड़े बड़े बिजनेस के डील लिए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अडानी एंटरप्राइज में 8,674 के आसपास लोग काम कर रहे थे। इसी तरीके से अडानी पोर्ट्स में 2,919 लोग काम कर रहे थे। ऐसे ही अडानी पावर में 3,315 लोग काम कर रहे थे। कुल मिलाकर दोस्तों 24,000 लोगों को नौकरी देता है अडानी ग्रुप, जिसकी 10 लाख के आसपास की संपत्ति है। यानी दोस्तों जब अडानी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं तो यह तर्क दिया जाता है कि अडानी एक बड़ा बिजनेसमैन है, अगर वो कहीं कोई सेटअप लगाएगा तो काफी लोगों को नौकरी मिलेगी दोस्तों। लेकिन सच्चाई सबके सामने है, अगर आप भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेता है लेकिन उसके एवज में जनता को कुछ नहीं मिलता दोस्तों, और ये जो अंधभक्त है उनके लिए ये करारा तमाचा है। ये जो आंकड़े हैं यही बताता है कि कैसे लूट मच रखी है दोस्तों, खुद के फायदे के लिए अधिकारी और बिजनेसमैन काम कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों 16 अप्रैल को बोध गया जा रहा हूं, ये जानकारी दी है डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन वंचित अघाड़ी के। उन्होंने कहा है कि बोध गया में मौजूद रहूंगा। दरअसल दोस्तों बोध गया में बुद्ध समाज के लोग जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बोध गया के टेंपल एक्ट 1949 को निरस्त करने की मांग को लेकर गया के महाबोधि महाविहार का नियंत्रण बुद्ध समाज के लोगों को सौंप देने की मांग की गई है। मांग को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी 12 मार्च 2025 को पूरे महाराष्ट्र में विरोध करती हुई नजर आई थी दोस्तों। अब ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह समझना है कि आरएसएस क्या है, तो आरएसएस कार्यालय जाना चाहिए। इन लोगों को राहुल गांधी जहां तहां जाकर अलबल बोलते रहते हैं, अच्छा हो कि वो संघ के कार्यालय में जाए और संगठन के बारे में जाने। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने संघ के बारे में सबको हकीकत बता दी है और यही बड़ा कारण है कि ये लोग बुरी तरीके से बिफरते हैं कि आखिर आरएसएस को सपोर्ट क्यों नहीं करते राहुल गांधी, जबकि आरएसएस को लेकर राहुल गांधी ने सारी पोल खोल रखी है दोस्तों। उन्होंने हिस्ट्री की किताब की ही बात की है और हिस्ट्री में जो तथ्य है उन्हीं की बात करते हैं, उसी से आरएसएस पूरी तरीके से एक्सपोज हो
हो जाता है दोस्तों। राहुल गांधी को आरएसएस को जानने की जरूरत नहीं है। जो लोग आरएसएस के नाम से ढोल मृदंग बजा रहे हैं दोस्तों, उन लोगों को आरएसएस के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में जानने की जरूरत है। साथ साथ आरएसएस से संबंध सुधारने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहते हुए संघ के कार्यालय पहुंचे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि संघ के मुख्यालय नागपुर में जाकर मुलाकात की गई है। इस दौरान संघ के व्यक्ति ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। यानी इससे पहले आरएसएस के लोगों ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं अपनाया दोस्तों, हमेशा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच का अंतर बताया। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है जबकि संघ अपने आप को सामाजिक संगठन बताता है दोस्तों, लेकिन हकीकत सबके सामने है। आपको बता दें कि आरएसएस से संबंध को लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग जाने जाते हैं दोस्तों। और अब आरएसएस के मुख्यालय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते पहुंचे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि देश को कहीं और किसी और दिशा में ले जाने को लेकर भी प्रयास हो सकते हैं दोस्तों। एक बड़ी साजिश भी तय की जा सकती है, लेकिन यह बात अब तय है कि आरएसएस के लोग पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। यानी आरएसएस के लोग ये नहीं कह सकते कि वो न्यूट्रल है, सारी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बल्कि अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही है दोस्तों। इससे पहले आरएसएस अपने आप को बीजेपी से दूर इसलिए रखता था क्योंकि उसे पता है कि अगर दूसरी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो तुरंत आरएसएस को बैन लगा दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस ने पलटी मारकर बता दिया है कि आखिरकार है वो उन्हीं लोगों को मानने वाली जिन लोगों ने माफी मांगी थी दोस्तों। आपको जो भी लगता है लिखकर जो बताएगा। इसी के साथ में महीने के आखिरी दिन यानी 31 मार्च आज देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के बाद हरियाणा हिसार के दौरे पर जाने वाले हैं दोस्तों। अमित शाह अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे दोस्तों। वो जिंदल परिवार के विशेष निमंत्रण पर हिसार पहुंच रहे हैं। अमित शाह भव्य कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। हरियाणा में जीत के बाद पहली बार उनका हरियाणा में कार्यक्रम लगाया गया है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट को स्वीडन के स्थित भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि दूसरी बार है जब न्यायालय ने प्रोफेसर स्वैन के ओसीआई कार्ड को निरस्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जुलाई 2023 को सरकारी आदेश को रद्द किया गया था और एक बार फिर से आदेश को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर मोदी सरकार की कई सारी हकीकत पोल खोलते हुए नजर आते हैं अशोक स्वैन। शायद यही बड़ा कारण है कि इनको इनके पासपोर्ट को बैन कर दिया गया है दोस्तों। हालांकि कोर्ट से राहत मिलने के बाद यह तय हो गया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार 2 बार अपनी किरकिरी करवा चुकी है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखिएगा जरूर। साथ साथ त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपनी संपत्ति के दस्तावेजीकरण का काम शुरू कर दिया है दोस्तों। दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मैदान में उतरी है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने रविवार को बताया कि एआईसीसी निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी आला कमान ने कहा है कि सारे दफ्तरों के दस्तावेज इकट्ठा करो और उसके बाद ये इकट्ठा किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी लगभग कई दशक से त्रिपुरा के अंदर सत्ता में नहीं है दोस्तों। पहले लेफ्ट पार्टी, उसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई थी, लेकिन त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी ने कई सारे दफ्तर खोले हुए थे दोस्तों। उन्हीं सबका हिसाब किताब मांगा जा रहा है। अब देखते हैं जो कई सारे दफ्तर है जिस पर लेफ्ट पार्टी और बीजेपी के लोगों ने कब्जा कर लिया है दोस्तों, उसके बारे में भी क्या डिटेल में जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर सर्वे एजेंसी काम पर लगा दी गई है दोस्तों। आपको जो लगता है लिखकर जो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। शासन मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते नजर आए दोस्तों। सुपरस्टार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ेगी और इस बार जीत कर दिखाएगी। अगर बीजेपी विधानसभा का चुनाव नहीं जीतती है तो बंगाल में हिंदू नहीं बचेंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने यह बयान देकर बंगाल की सियासत को गर्म कर दिया है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस ने मिथुन चक्रवर्ती पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मिथुन चक्रवर्ती की कई फिल्मों को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने फंड किया था और सवाल उठाया है कि ऐसे व्यक्ति को हिंदू की रक्षा की बात करने का अधिकार नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के महासचिव जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि वो हिंदुओं की बात करते हैं। क्या वो भूल गए हैं कि दाऊद इब्राहिम उनके स्पॉन्सर थे? यानी दाऊद इब्राहिम के पैसे लगते थे जब जाकर मिथुन चक्रवर्ती की मूवी भारत के अंदर रिलीज हुआ करती थी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अगर ये सच्चाई है तो अपने आप में गंभीर मुद्दा है और इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए दोस्तों। और उसके बाद जेल के सलाखों के पीछे भी इन्हें भेजना चाहिए मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि पूरे बंगाल के चुनाव में इनके विवादित बयान आने वाले हैं। इनको इसीलिए रखा गया है। साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के अंदर लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर सुर्खियों में बने हुए दोस्तों। अपनी सरकार पर सवाल उठाने को लेकर चर्चा में आए विधायक को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर विधायक ने जवाब देते हुए कहा है कि मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। संगठन की टीम लोनी भेजकर पुलिस पर बर्बरता की पुष्टि कर सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके संगठन के लोग आकर यहां देख सकते हैं कि कैसे बर्बरता की गई है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था दोस्तों। नंद किशोर गुर्जर को अपनी ही पार्टी की सरकार के विरोध में बयान देने को लेकर यह नोटिस थमाया गया। आपको बता दें कि नंद किशोर गुर्जर एक कलश यात्रा निकाल रहे थे, पुलिस ने रोका तो उसके बाद जोरदार बवाल हो गया था दोस्तों। और उसके बाद से बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि अपने ही विधायक ने पूरी बीजेपी की पोल खोलकर सबके सामने रख दी है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग लगातार पहुंचते रहे। वहीं पर महाराष्ट्र के बीड जिले के अंदर बीती
देर रात 2:30 बजे एक मस्जिद में विस्फोट हुआ दोस्तों। अब विस्फोट करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर एक रील भी इन्होंने वायरल करवाई है दोस्तों। आपको बता दें कि एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पर, हाथ में जिलेटिन की छड़ियां पकड़े हुए और सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि एक मराठी गाना भी बैकग्राउंड में चल रहा है। बीड के गेवराई तालुका के अर्ध मसला गांव में मस्जिद में विस्फोट होने की घटना सामने आई है। इस मामले में आरोपी विजय गोहाने ने विस्फोट को अंजाम देने से पहले इंस्टाग्राम पर रील बनाई थी दोस्तों। और इस मामले में विजय गोहाने के साथ साथ श्रीराम सागड़े को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि इन दोनों के द्वारा मस्जिद में बम फेंके जाने के मामले पर भी मीडिया में आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। कोई इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है क्योंकि नाम उनके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन यह मामला काफी गंभीर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद नागपुर में भीषण दंगे हुए और उसके बाद अब जाकर मस्जिद में ईद के मौके पर बम धमाका हुआ है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश का एक बड़ा कारण हो सकता है। आपको बता दें कि रात में 2:30 बजे के आसपास हमला किया गया दोस्तों, यानी जो अगली नमाज होने वाली थी शायद उसको टारगेट करने की कोशिश की गई होगी। और ये सारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है दोस्तों। अगर इस पूरे मामले पर सही से जांच नहीं की गई तो देश एक बुरे दौर से गुजर सकता है, क्योंकि ये नए तरीके का एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहां पर मस्जिदों में अटैक अब बम फोड़े जा रहे हैं, जो भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र, भारत की विविधता और भारत की संस्कृति और सेकुलरिज्म के खिलाफ है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से दो समाज के बीच में विद्वेष फैलाने का एक बड़ा मामला है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि क्या आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार है दोस्तों और बीजेपी के नेताओं की मानसिकता आप लोग जानते हैं। इस वीडियो को ज्यादातर अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पूरी अपडेट पहुंचे कि आखिर मामला क्या था। साथ साथ अखिलेश यादव इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में है दोस्तों। उनके बयान से लगातार सियासी बवाल जारी है। एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो चाहते थे कि नीतीश कुमार जी देश के अगले प्रधानमंत्री बने, लेकिन बीजेपी वाले उनको मुख्यमंत्री भी नहीं रहने देंगे। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितने मौके पर झूठ बोलती है, लेकिन मैं आज बता सकता हूं कि कैमरे अपनी बात नहीं बदलते। और देख लेना जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ है, जो आखिरी वक्त तक ये बताता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कभी जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया उसके दिल से पूछो कि क्या उस पर गुजर रही है। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर भी अंदर खाने तंज कसने की कोशिश की है और दूसरी ओर नीतीश कुमार को भी चेताया है कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे वाला अभियान कहीं बिहार के अंदर रिपीट ना कर दे और मुख्यमंत्री का पोस्ट ना छीन ले। जिस तरीके की बीजेपी का पुराना बैकग्राउंड है दोस्तों, ये बात नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा डर का कारण बनना चाहिए। जो आपको लगता है लिखकर जो बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर यात्रा के मौके पर संघ की ओर से बड़ा बयान आया है दोस्तों। संघ ने बीजेपी के साथ किसी भी मतभेद को दरकिनार करते हुए कहा है कि दोनों साथ में रहकर साथ में मिलकर काम करते हैं। नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के साथ में हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। साथ साथ नरेंद्र मोदी ने जो 2 संदेश लिखे थे दोस्तों, वो दोनों संदेश सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जनकपुर धाम की यात्रा करने के बाद अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने डायरी लिखी थी दोस्तों, लेकिन जो तस्वीर है उसे देखकर ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ये पूरी डायरी नहीं लिखी है बल्कि किसी और से लिखवाया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि इसी तरीके से एक और अभी आरएसएस के प्रमुख रहे डॉक्टर हेडगेवार के बारे में लिखते हुए नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज लिखा है दोस्तों, उसमें अलग तरीके की राइटिंग और पहले जो उन्होंने लिखा था जनकपुर में वो अलग राइटिंग थी। लोगों ने सवाल पूछा है कि नरेंद्र मोदी क्या अपना मैसेज भी खुद से नहीं लिखते, दूसरों से लिखवाते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग तरीके के राइटिंग में ये बातें लिखी गई है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। क्या नरेंद्र मोदी सही से अपना एक मैसेज भी नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? हिंदी में भी मैसेज लिखने में उनको शायद दिक्कत हो रही है, इसलिए किसी और से लिखवाया जाता रहा होगा। साथ साथ आरएसएस भाजपा का माई बाप है और आरएसएस के मुख्यालय जाए बिना कोई भी बीजेपी नेता सुरक्षित नहीं रह सकता। आजादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की ओर से जारी किया गया है दोस्तों। वहीं पर जस्टिस वर्मा विवाद के बीच में कांग्रेस पार्टी ने न्यायिक जवाबदेही की वकालत की है दोस्तों। सरकार के लोग एनजेएसी लाने पर विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो देश के अंदर भ्रष्टाचार का मामला, खासकर जजों के बीच में भ्रष्टाचार का मामला है दोस्तों, उसमें कोई रिफॉर्म होना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार कम हो। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि नियुक्ति में एनजेएसी को लागू किया जाए। जो जुडिशियल ऑफिसर होंगे उन्हीं को बड़े पोस्ट पर भेजा जाएगा जो एग्जाम पास करके आएंगे। ऐसे ही किसी वकील को उठाकर जज नहीं बना देंगे दोस्तों, जो अंकल जज सिंड्रोम के तौर पर जाना जाता है, यानी एक जज दूसरे जज के बेटे और पोते को आगे प्रमोट कर देते थे दोस्तों। कुल मिलाकर भारत के जुडिशरी में, कोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 70-80 ऐसे परिवार है जिन्हीं के बेटे बच्चे जॉब में आते रहते हैं दोस्तों, कोर्ट के जज बनते रहते हैं और इससे ही कहीं ना कहीं करप्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि मोदी सरकार जो कानून लेकर आने वाली है, उस कानून में अगर उस पर विपक्ष की पैनी नजर होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं मौका का फायदा उठाने की तैयारी में होगी भारतीय जनता पार्टी की। जजों के खिलाफ एक माहौल बना है तो क्यों ना जजों की पावर खत्म करके, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति मोदी और शाह मिलकर ही कर लेते हैं, वैसे ही जजों की नियुक्ति के लिए भी मोदी शाह को पावर मिल जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी दोस्तों। जुडिशियल रिफॉर्म का मतलब उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के लोग ही जजों की नियुक्ति करने लगे दोस्तों। इस बारे में कांग्रेस पार्टी को विरोध डंके की चोट पर करना पड़ेगा और कांग्रेस कर भी रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर से एनजेएसी लाने की कोशिश करेंगे, जो 2014 में मोदी के आते ही लाया गया था और बिल पूरी तरीके से फेल हो गया था, कोर्ट ने उसे स्टक डाउन कर
दिया था। अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ राज ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र को लेकर जो बयान दिया उससे कई सारे लोगों का पारा चढ़ा हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में औरंगजेब की कब्र, कुंभ और गंगा नदी को लेकर बयान फिर से जारी किया है दोस्तों। कुंभ पर मैंने बयान दिया तो कुछ नए हिंदुत्ववादियों ने कहा कि मैंने कुंभ का अपमान किया है। हमारे देश में नदियों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। नदियों को हम माता कहते हैं। पहले राजीव गांधी, अब 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा साफ करेंगे, लेकिन लाखों लोग गंगा में स्नान करके बीमार हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने हकीकत फिर से दिखाई। और इसके बाद राज ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए या उखड़नी चाहिए, इस पर अब हम असल मुद्दे को छोड़कर चर्चा कर रहे हैं। फिल्म देखकर जागने वाले हिंदू कुछ काम के नहीं है। विक्की कौशल फिल्म में मरा तब लोगों को संभाजी महाराज समझ आए। औरंगजेब गुजरात में जन्मा, शिवाजी महाराज एक विचारधारा है। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह क्लियर कट मैसेज भेजा है। आपको क्या लगता है क्यों अचानक से राज ठाकरे फिर बीजेपी का विरोध करने लगे हैं दोस्तों? साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम रेखा गुप्ता के काफिले को काले झंडे दिखाए हैं दोस्तों। दरअसल बीजेपी के लोगों ने वादा किया था कि उनकी सरकार दिल्ली में बनेगी तो 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। अभी तक तो आए नहीं, तो विरोध तो आम आदमी पार्टी के लोग करेंगे दोस्तों, कर भी रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।